हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज आपका फैल्कॉन बैच का अगला दिन है जिसमें कि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी शुरुआत करेंगे। सो दिस इज तन्वी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक वेन डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो फैल्कॉन बैच क्लैट 2026 की फ्री क्लासेस की जो सीरीज है, इसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और उन टॉपिक्स में हमने बहुत सारी टेक्निक्स भी सीखी हैं। ठीक है, तो अब हमने जो टॉपिक करना है वो वेन डायग्राम का है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इसको करने से पहले थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। देखो, अगर मैं बोलूं आपको ऑल का मतलब क्या होता है? सारे। अब ऑल में डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहा है। अगर वो बोले ऑल ए इज बी, सो मेरा बस इतना पॉइंट है कि अगर ऑल ए इज बी बोला जा रहा है तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो इसका डायग्राम क्या होगा कि ए जो है वो अंदर की तरफ और बी जो है वो बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर आपको बोले ऑल बी इज ए, अगर आपको बोला जाए ऑल बी इज ए, तो यानी सारा बी किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। तो सारा बी अगर ए में आ रहा है तो बी को हमने अंदर की तरफ बनाया और ए को हमने बाहर की तरफ बनाया। तो ऑल ए इज बी का डायग्राम कुछ और होगा और ऑल बी इज ए का डायग्राम कुछ और होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सम की। तो देखो, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो बोले सम ए इज बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट जो है वो किसका है? बी का है। और अगर वो आपको बोले सम बी इज ए, तो इसका मतलब क्या है कि बी के सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो किसका है? ए का है। ये इसका मतलब है। अगर वो सम इज बी कहे तो ए का कुछ हिस्सा बी में आएगा, और अगर वो सम बी इज ए बोले यानी बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं नो की, हाँ जी, अब अगर मैं आपसे बात करूं नो की और आपसे पूछूं कि नो ए इज बी, और दूसरा नो बी इज ए, क्या मतलब है इसका? नो ए इज बी का मतलब है कि ए और बी एक दूसरे से अलग होंगे। नो बी इज ए का मतलब क्या है कि बी और ए जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, नो ए इज बी का मतलब है कि ए बी से अलग है, और नो बी इज ए का मतलब है कि बी जो है वो ए से अलग है। ठीक है बच्चे, सो अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि अगर आपको बोले नो ए इज बी और नो बी इज ए, दोनों के डायग्राम में तो कोई खास डिफरेंस है ही नहीं है। दोनों डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। सेम थिंग विथ सम ए इज बी का डायग्राम और सम बी इज ए का डायग्राम, ये भी हमारा ऑलमोस्ट एक जैसा है। बट अगर मैं आपसे बात करूं ऑल की, ऑल ए इज बी या ऑल बी इज ए, तो ऑल ए इज बी कह रहा है तो ए अंदर होगा, और ऑल बी इज ए कह रहा है तो बी अंदर होगा। तो ऑल में बहुत ध्यान देना है कि अंदर कौन सा सर्कल आएगा और बाहर कौन सा सर्कल आएगा। बट सम और नो के केस में देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, आपका सर्कल जो है वो उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता है। अब आपको पेपर में देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम द सर्कल स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड। आपका जो ये सर्कल बना हुआ है वो कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजुकेटेड को। ठीक है, सर्कल स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड, स्क्वायर फॉर हार्ड वर्किंग। स्क्वायर जो है वो क्या है? हार्ड वर्किंग है। स्क्वायर क्या है? हार्ड वर्किंग है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट उसने आपको बोला कि ट्रायंगल जो है वो क्या है? अर्बन है। ट्रायंगल जो है वो क्या है? अर्बन है। उसके बाद रेक्टेंगल जो है वो ऑनेस्ट है। रेक्टेंगल जो है उसका क्या मतलब है? ऑनेस्ट। ठीक है बच्चे, रेक्टेंगल का मतलब क्या है? ऑनेस्ट। तो ये सभी का मतलब बन रहा है। अब उसने आपको बोला कि पीपल हु आर एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, लोग जो कि एजुकेटेड है
या फिर हार्ड वर्किंग है, ठीक है, एंड ऑनेस्ट बट नॉट अर्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय, उसने बोला कि जो लोग ऑन पीपल हु आर एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, जो लोग एजुकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, पर अर्बन नहीं है। अब ये हम कैसे करते हैं, देखो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको कह रहा है कि ये सब है ना। आप पता क्या करते हो, आप पहले ढूंढते हो, अच्छा एजुकेटेड को ढूंढते हैं, फिर एजुकेटेड ढूंढोगे, अच्छा ये रहा एजुकेटेड, फिर आप देखोगे, फिर उसने बोला कि पीपल हु आर एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, फिर एजुकेटेड हार्ड वर्किंग का कॉमन देखोगे, फिर आप देखोगे उसके बाद उसमें ऑनेस्ट कौन सा है, फिर उसमें से आप अर्बन निकालोगे। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर जरूर आएगा। प्रॉब्लम इतनी है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इन क्वेश्चन को जल्दी और ज्यादा एक्यूरेट आंसर अगर आपको मार्क करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हमेशा नेगेटिव से शुरू करेंगे। ये है इसका शॉर्टकट, या ये है इस चैप्टर का ट्रिक कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ऑलवेज स्टार्ट विद द नेगेटिव, नेगेटिव से शुरू हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए उसने सब कुछ पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव सिर्फ एक को बोला है, कौन सा, अर्बन। तो हम शुरू ही कहां से करेंगे कि क्या नहीं है, तो अर्बन को मना कर रहा है और मैं अर्बन को ढूंढ रही हूं यहाँ पे। ये देखो अर्बन है, ये ट्राइंगल, यानी कि इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 1 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके आंसर्स नहीं है। तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 4 5 6 कुछ नहीं है ना। तो मैंने ऑप्शन काटने शुरू कर दिए। और उससे क्या होगा, उससे आपका जो है एक ही बचता है, जो कि 2 ऑप्शन बचते हैं, जो कि है 8 एंड 9। ओके, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं यहाँ पर, जो कि 8 एंड 9 है। अब हम आंसर देखेंगे, अब हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो अर्बन मना किया, देखिए 4 चीजें हैं यहाँ पे, 4 डायग्राम है। एक तो आपका ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है ना। अब 4 में से एक को मना किया और बाकी 3 हो। अब आपको स्पेसिफिकली देखना नहीं पड़ेगा कि अच्छा इसका ट्राइंगल है, इसका सर्कल है। आपको पता है ट्राइंगल से बाहर बाकी 3 का कॉमन, और बाकी 3 में कौन है, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। और 8 और 9 में से देखो वो कौन है जो तीनों में आ रहा है। 8 स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो 8 नहीं हो सकता। 9 देखो सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, 9 होगा। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें मैंने अप्रोच बता दी और यही अप्रोच से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट में उसने आपको बोला है कि हार्ड वर्किंग होने चाहिए, हार्ड वर्किंग पीपल हु आर अनएजुकेटेड। ठीक है, यानी हार्ड वर्किंग तो उन्होंने मांग ली है, उसके बाद उसने एजुकेटेड को मना कर दिया। अनएजुकेटेड का मतलब क्या है कि एजुकेटेड को उसने मना कर दिया। डिसऑनेस्ट यानी मना उसने फिर और किस चीज को किया है, देखिए ऑनेस्ट को मना कर दिया कि ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए। एंड आर अर्बन, अर्बन होने चाहिए। तो बच्चे अर्बन होने चाहिए, तो अर्बन को यस बोल रहा है, समझ रहे हो। तो 2 की हाँ है और 2 की ना है। कौन से 2 को ना कह रहा है, एजुकेटेड को और ऑनेस्ट को। तो यहाँ पे देखिए एजुकेटेड हमारा कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल है। ओके, तो सर्कल में क्या आ रहा है, 1 2 6 7 8 9। तो आंसर आपका 1 2 6 7 8 9 नहीं आएगा। 1 2 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये किस में आ रहा है, एजुकेटेड में। फिर ऑनेस्ट को मना किया है। ऑनेस्ट वाला कौन सा था, चेक करिए। हाँ जी, ऑनेस्ट वाला था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑनेस्ट है। तो ये देखो ये रेक्टेंगल है। अब ये आपको डाउट है 4 और 3 में, तो रेक्टेंगल में देखो 4 और 3 में से मुझे कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यानी 4 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। और अब मैं श्योरिटी के साथ आंसर मार्क कर दूंगी, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड देखिए। थर्ड में उसने आपको क्या बोला कि हार्ड वर्किंग होने चाहिए। हाँ जी, हार्ड वर्किंग होने चाहिए। अर्बन को मना कर दिया, उसने बोला नॉन अर्बन यानी अर्बन नहीं। ठीक है, जो कि ना ही एजुकेटेड है, मतलब एजुकेटेड को भी
आपको पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो मैं समझा रही हूँ तो आपके लिए मैं ये चीज लिख रही हूँ जो चीज आपको अपने सिर्फ माइंड में प्रोसेस करनी है। नीदर एजुकेटेड यानी एजुकेटेड को मना किया है, नॉर ऑनेस्ट यानी ऑनेस्ट को भी मना किया है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग होने चाहिए और बाकी 3 को उसने मना कर दिया। तो बच्चे हार्ड वर्किंग होने चाहिए, बाकी 3 को मना कर दिया, तो ओनली हार्ड वर्किंग। तो आप चेक करिए हार्ड वर्किंग का कौन सा था। हाँ जी, हार्ड वर्किंग का स्क्वायर है। और स्क्वायर में देखिए कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ स्क्वायर का है, सब कुछ शेयर हो रहा है। देखो 4, 3, 2, 1, 9, 11 सबके साथ शेयर हो रहे हैं, पर ये 12 इकलौता हिस्सा है स्क्वायर का जो अलोन है, और मुझे यही वाला एरिया चाहिए था, और इसीलिए इसका आंसर होगा 12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आप सबको ये अप्रोच पसंद आ रही होगी, ठीक है। और इसी अप्रोच से हमारे सारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा एक डिफरेंट फॉर्मेट का है। वो आपको कह रहे हैं कि इन द अबव डायग्राम, इस दिए हुए डायग्राम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको इनमें से बताना है, ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। द फर्स्ट वन इज ऑल एजुकेटेड पीपल आर अर्बन, कि सभी एजुकेटेड लोग जो है वो अर्बन है। एजुकेटेड और अर्बन में सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन तो नहीं हो सकता। एजुकेटेड और अर्बन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सम का रिलेशन है, तो ये होगा गलत। ओके, बी ऑप्शन देखिए। हाँ जी, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अनएजुकेटेड पीपल आर ईदर ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो या तो ऑनेस्ट है या फिर हार्ड वर्किंग है। तो अनएजुकेटेड, एजुकेटेड से बाहर वाले यानी सर्कल से बाहर वाले, पर सर्कल के अंदर वाले भी तो है। तो ये तो बात जो है ये डायग्राम को देख के गलत ही प्रूव हो रही है। आगे कह रहे कुछ ऑनेस्ट लोग हार्ड वर्किंग है और एजुकेटेड है। ये सही है कि ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग में देखिए सम का रिलेशन है, और ऑनेस्ट और एजुकेटेड में भी आप देख सकते हैं सम का रिलेशन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको डायग्राम देखकर इनका रिलेशन चेकआउट करना था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीजन 4 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ। रीजन 4 जो है वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये आपने बताना है। चलिए करिए इसको सॉल्व। रीजन 4 आपने बताना है मेनली। चलो तो देखो रीजन 4 जो है पीपल, उसने बोला क्या है, रीजन 4 जो है वो ये वाला पार्ट है। आप बस इतना देखो ये क्या है और क्या नहीं है। देखो ये चीज जो है, हाँ जी, ये ट्राइंगल में आ रही है, मतलब ट्राइंगल को ये से, ये वाला पार्ट स्क्वायर में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट सर्कल में नहीं आ रहा। समझ रहे हो मेरी बात? सर्कल से बाहर है, बाकी 3 का यस है। तो मतलब एक मुझे ऐसा आंसर चाहिए जिसमें 3 का पॉजिटिव हो और 1 का नेगेटिव हो। ठीक है, 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ये तो चारों ही पॉजिटिव है। अर्बन हो, हार्डवर्किंग हो, ऑनेस्ट हो, एजुकेटेड हो, ये गलत है ना। ऊपर देखो अनएजुकेटेड 1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अर्बन होने चाहिए, हार्डवर्किंग होने चाहिए, ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए। ये 2 को नेगेटिव कह रहा है, तो ये भी गलत है। सी में देखो 1 ही नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। और डी में देखो, डी में भी आपके 2 नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। देखो ट्रिक वे में हमने कुछ सॉल्व किया ही नहीं है, सिंपल तरीका था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है, और ये बिल्कुल सही है। मना नेगेटिव वो एजुकेटेड को कह रहे हो, और अगर आप देखो सर्कल ही एजुकेटेड था, यानी एजुकेटेड को मना किया और बाकी सारा होना चाहिए। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, हाँ जी, बट ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको करने का तरीका आपको मैं बताऊंगी। देखो आपको उसने क्वेश्चन पढ़ी है पहले, तो इन दीज क्वेश्चंस चूज वन ऑफ द फिगर्स। क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो कह रहा है कि आपको एक फिगर चूज करनी है आउट ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स, इस वर्ड पे बहुत स्ट्रेस दीजिए, विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स गिवन। जैसे कि 6th वाला देखिए, आपको 3 चीजें उसने दे दी, मैंगो, एप्पल और फ्रूट। आपने बताना है कि मैंगो, एप्पल और फ्रूट का आपस में क्या रिलेशन होगा।
डायग्रामेटिक फॉर्मेट में, और आपको वो चूज करके बताना है इन 5 ऑप्शंस में से, इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा डायग्राम जो है वो मैंगो, एप्पल और फ्रूट के रिलेशनशिप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे बेस्ट वर्ड का मतलब पता है क्या है? कई बार तो आपके सामने बहुत क्लियर आंसर आएगा, बट कई बार कुछ कंफ्यूजन आएगी, और जब कंफ्यूजन आती है तो वहां पे हमें क्या चूज करना होता है? बेस्ट। कई बार बच्चे कहते हैं मैम ये तो चारों ही गलत है, तो वहां पे फिर आप ये नहीं देखोगे कि एक्यूरेट आंसर क्या है, वहां पे फिर आप इन चारों में से बेस्ट को चूज करोगे जो सबसे ज्यादा अच्छे से रिलेशन के आसपास है। समझ रहे हो मेरी बात? तभी यहाँ पे विच एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स नहीं बोला जाता है, विच बेस्ट रिप्रेजेंट बोला जाता है। आपको बेस्ट आउट ऑफ 4 चूज करना है। चलो डिस्कस करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये जो बेस्ट वर्ड है इसकी प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है आपकी यूज होती है। मैंगो, एप्पल और फ्रूट। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको जो 3 नाम दिए होंगे, मान लो एक्स, वाई और जेड, आपने एक्स और वाई का रिलेशन देखना है ऑल, सम और नो की टर्म्स में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑल, सम और नो इन तीनों का डायग्राम बताया था। तो ऑल, सम और नो की टर्म्स में आपने एक्स और वाई का रिलेशन देखना है, देन आपने वाई और जेड का रिलेशन देखना है, ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद आपने एक्स और जेड का रिलेशन देखना है। मतलब इन तीनों के रिलेशंस हमें चेक करने और फिर हमें डायग्राम पता लग जाएगा बहुत आसानी से। अब उस हिसाब से अगर हम यहां देखते हैं तो देखिए मैंगो और एप्पल में क्या रिलेशन है? नो का। एप्पल और फ्रूट में क्या रिलेशन है? ऑल का। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। और मैंगो और फ्रूट में क्या रिलेशन है? ऑल का, यानी ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। यानी मैंगो और एप्पल में तो अब देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा। मैंगो और एप्पल में क्या है? नो। तो मैंने मैंगो अलग बनाया, एप्पल अलग बनाया। और फ्रूट क्या है? सभी मैंगो फ्रूट्स है और सभी एप्पल फ्रूट्स है। तो मैंगो और एप्पल दोनों के दोनों फ्रूट्स है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका आंसर बनेगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? 6th है आपका करेक्ट आंसर, राइट। 7 देखेंगे। हाँ जी, 7th में कॉफी, टी और बेवरेजेस ये आपको दिया है। तो चलिए, कॉफी, टी और बेवरेजेस आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या रिलेशन है? तो पहले तो कॉफी और टी में क्या रिलेशन है? देखो नो का। टी और बेवरेजेस में क्या रिलेशन है? ऑल का। और कॉफी और बेवरेजेस में क्या रिलेशन है? देखिए ऑल का। कॉफी और बेवरेजेस में क्या रिलेशन है? देखिए ऑल का। तो सेम यही चीज बनेगी। कॉफी और टी में नो है, ये कॉफी, ये टी, और ये दोनों के दोनों क्या है? बेवरेजेस है। तो ये देखो ये कौन सा डायग्राम है? बेसिकली अगर आप चेक करो तो ये बी ऑप्शन है, यानी इसका आंसर भी बी ऑप्शन होगा और इसका आंसर भी बी ऑप्शन होगा। चलिए 8th वाला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता लगेगा कि बेस्ट रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है। आपको उसने बोला म्यूजिशियंस, मेन एंड वुमेन। मेन और वुमेन में तो नो का रिलेशन है। म्यूजिशियंस और मेन में क्या रिलेशन है? देखिए, हाँ जी, म्यूजिशियंस और मेन में आपका क्या रिलेशन है? ऑल का। सभी मेन जो है वो क्या है? म्यूजिशियंस है। और सॉरी, ऑल नहीं, सम। सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ आदमी म्यूजिशियंस होते हैं। और वुमेन और म्यूजिशियंस में क्या रिलेशन है? सम का। कुछ वुमेन जो है वो म्यूजिशियंस है। अब यहां पे देखिए मेन और वुमेन में नो का रिलेशन, मेन और वुमेन में नो का रिलेशन, और म्यूजिशियंस का मेन के साथ भी सम है और वुमेन के साथ भी सम है। यानी कि इसका अगर दोनों के साथ सम है तो यहाँ पे हम सेंटर में म्यूजिशियंस बनाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मैम फिर ये वाला एरिया क्या है? तो ये जो एरिया बचा कि म्यूजिशियंस के कुछ लोग मेन है, कुछ वुमेन है, तो बाकी क्या है? तो ये जब अनडिफाइंड एरिया बचता है ना, तब होती है कंफ्यूजन और तब बच्चों को लगता है कि ये चारों ही डायग्राम गलत है। और ऐसे में फिर हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। और अगर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, सॉल्व करने का तरीका यही है, ये जो हम ऑल सब नो कर रहे हैं। ऑल सब नो करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ऐसे डायग्राम्स में। पर अगर आप ऑल सब नो नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा जो है ये डी ऑप्शन है, इसीलिए 8th का आंसर आपका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट
9th एंड 10th आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए करिए जल्दी से ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10th। चलिए 9th वाला और 10th वाला देखिए। 9th में कह रहे हैं पैरेट्स, बर्ड्स और माइस। अब पैरेट्स और बर्ड्स में क्या रिलेशन है? सभी पैरेट्स जो हैं वो क्या हैं? बर्ड्स है। ठीक है, सभी पैरेट्स जो हैं वो क्या हैं? बर्ड्स है। और माइस का बर्ड्स के साथ भी नो है और माइस का पैरेट्स के साथ भी नो है, तो माइस जो है वो यहाँ पे आपका अलग होगा। ठीक है, माइस आपका जो है वो यहाँ पर अलग होगा। 10th देखते हैं, फिश, हेरिंग और एनिमल्स लिविंग इन वाटर। हेरिंग जो है वो एक टाइप ऑफ फिश है। ठीक है, तो फिश और हेरिंग में क्या रिलेशन है? ऑल का, कि सभी हेरिंग जो है वो क्या है? फिश है। ठीक है बच्चे। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, अब फिश जो है वो पानी में रहती है, तो यानी कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा 10th का, चेक करिए, ए ऑप्शन। 10th का क्या है? ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस आई होप अब आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं 10th के बाद। अब ये देखिए, ये उसने आपको डायग्राम दे दिया, बिल्कुल जो चीज हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी ये उसी से रिलेटेड है। तो उसने आपको बोला कि डायग्राम में सर्कल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए लिखा हुआ है पी यानी प्रोफेसर। सर्कल प्रोफेसर है, मेडिकल ट्राइंगल सर्जिकल है। ट्राइंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्जिकल स्पेशलिस्ट को। और जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेडिकल स्पेशलिस्ट को। ठीक है, ये कौन है आपके? मेडिकल स्पेशलिस्ट। सो ये आपके बन रहे हैं, है ना। ये जो है आपको अब इनके हिसाब से सॉल्व करना है। प्रोफेसर्स हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट बट आर नॉट मेडिकल स्पेशलिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। वो कह रहा है कि प्रोफेसर्स जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट है पर मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है पर मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। तो मना किसको किए? मेडिकल को। मेडिकल कौन सा है? देखिए ये वाला, एक्स वाई जेड और बी। तो एक्स वाई जेड और बी, तो एक्स नहीं हो सकता, वाई नहीं हो सकता, जेड और बी नहीं हो सकता, बचा क्या? सी और डी। तो अब यहाँ पे आपका प्रोफेसर भी होना चाहिए और सर्जिकल भी होना चाहिए। तो प्रोफेसर सर्कल है, सर्जिकल ट्राइंगल है, कॉमन अगर आप देखो इसका डी होगा। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, उसने आपको बोला कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ठीक है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है, बट नो प्रोफेसर्स, नॉट प्रोफेसर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं पर प्रोफेसर नहीं है, बट नॉट प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर को मना किया, प्रोफेसर से बाहर, यानी ए डी एक्स और वाई। ए डी नहीं हो सकता, एक्स और वाई नहीं हो सकता, तो ये दोनों गलत है। और बाकी दो का कॉमन, तो जेड और बी में से देखिए, बी तो अकेला रेक्टेंगल में आ रहा है, जेड आपका ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? जेड, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ओके राइट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। उसने बोला कि कॉलेज प्रोफेसर हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, पर सर्जिकल स्पेशलिस्ट मना किया है। हाँ जी, सर्जिकल स्पेशलिस्ट वो मना कर रहा है। तो अगर सर्जिकल स्पेशलिस्ट मना किया है तो ये देखो, ये ट्राइंगल में क्या है? डी वाई जेड और सी। तो डी नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है और सी नहीं है। ठीक है, तो सर्जिकल स्पेशलिस्ट मना किया है और बाकी दो है। तो अब यहाँ पे देखो, आपका जो है सर्जिकल वाला ट्राइंगल से बाहर, बाकियों का कॉमन जो है वो क्या है? एक्स है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन, दैट इज एक्स। चलो 14 वाला ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिए, एक बार देखिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स
उसने बोला कि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोफेसर्स हु आर नॉट मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो प्रोफेसर्स जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। तो प्रोफेसर्स जो, अब आप सिंपल सी बात है, बी को देखो कहाँ पे है, बी ये रहा, तो बी सिर्फ रेक्टेंगल में है, बी सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो मतलब तीन में से एक चीज है बाकी दो नहीं है, मतलब सर्कल से बाहर है, ट्राइंगल से बाहर है, सिर्फ रेक्टेंगल में है, और रेक्टेंगल आपका जो है वो क्या था, मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो मतलब बी जो है वो ओनली मेडिकल स्पेशलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे नॉट बोला गलत, ठीक है, बी में प्रोफेसर हु आर नॉट सर्जिकल इनकम्प्लीट, ठीक है, ये कह रहे प्रोफेसर हु आर नीदर, दो चीजों को मना कर दिया, पर प्रोफेसर तो नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, और बाकी दो नहीं है, तो वो चीज आपको दी है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, ऐसे ही अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सी किसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, सी रिप्रेजेंट्स, अब देखो सी जो है वो ट्राइंगल में है और ओनली ट्राइंगल में है, मतलब सिर्फ एक चीज है, तो सी किसका था, सॉरी ट्राइंगल किसका था, ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, यानी सी रिप्रेजेंट करता है ओनली सर्जिकल स्पेशलिस्ट को। ओके, चलो अब ये देखो यहाँ पे आपके सामने चार डायग्राम है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डायग्राम जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। तो जैसे कि ये दोनों सर्कल्स देखिए, ये रशियन और ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनका कॉमन क्या है, बी। रशियन और फ्रेंच का कॉमन क्या है, एच। इंग्लिश और स्पेनिश का कॉमन क्या है, डी। स्पेनिश और फ्रेंच का कॉमन क्या है, एफ। ठीक है, अच्छा अब ये जो के है ये तीन है, ये के किसका है, देखिए फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, और आपका रशियन नहीं है। एल जो है, हाँ जी एल जो है वो आपका क्या है, देखिए एल आपका तीन सर्कल्स में आ रहा है, वो कौन से तीन सर्कल है, इंग्लिश से बाहर, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन का कॉमन। इनको ना सॉल्व करने का ना बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, जब हम सोचते हैं ना क्या है और तब जब कंफ्यूजन होती है तो वहीं उस अप्रोच को छोड़ दो, फिर शुरू हो जाओ क्या नहीं है। जैसे कि देखो आई देखो किससे बाहर है, इस सर्कल से बाहर है, आई स्पेनिश से बाहर है, तो आई स्पेनिश नहीं है, बाकी तीन है। अब जे किससे बाहर है, फ्रेंच से बाहर है, तो फ्रेंच नहीं है, बाकी तीन है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चंस करेंगे अब हम। ओके, उसने आपको क्या बोला है कि पीपल हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, जो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ सकते हैं, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये उसने आपसे पूछा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको उसने बोला इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, यानी चौथे को मना कर दिया, रशियन को मना कर दिया। तो रशियन से बाहर बाकी तीन का कॉमन जो है वो तो देखो फिर ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट है ना, के। तो आंसर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन, दैट इज के। 17 देखो, पीपल हु कैन रीड एंड राइट ऑल द 4 लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वो लोग जो कि सभी 4 लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, यानी बिल्कुल सेंटर वाला, और बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखते हो तो कौन आ रहा है, एम आ रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज एम। ओके, नेक्स्ट 18, पीपल हु कैन रीड एंड राइट ऑल द लैंग्वेजेस एक्सेप्ट स्पेनिश, स्पेनिश के अलावा बाकी सब है, तो स्पेनिश के अलावा, स्पेनिश से बाहर, तो स्पेनिश कहाँ पे है देखिए, हाँ जी स्पेनिश जो है वो ये वाला सर्कल है, तो इससे बाहर बाकी तीन का कॉमन अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा, आई होगा, तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 19 देखिए, पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट रशियन, इंग्लिश एंड फ्रेंच, तीन को मना कर दिया, तो ओनली 1 लैंग्वेज, तो वो कौन सी बचती है, रशियन, इंग्लिश और फ्रेंच हटाओगे तो बचती है स्पेनिश, और ओनली स्पेनिश वाला देखो कौन सा है, ई है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन, वो आपको कह रहे हैं कि पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट स्पेनिश एंड फ्रेंच बट आर कन्वर्सेंट विद इंग्लिश एंड रशियन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट स्पेनिश एंड फ्रेंच
बट आर कन्वर्जेंट विद इंग्लिश एंड रशियन। तो बच्चे मना किया है स्पेनिश और फ्रेंच को, तो स्पेनिश और फ्रेंच से बाहर अगर आप देखो बाकी दो का कॉमन जो है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए ऑप्शन है आपका सही जवाब। चलो यहां पे उसने आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल, पेशेंट और नर्स का रिलेशन। चलो देखो इसको ट्राई करो एक बार। हॉस्पिटल, पेशेंट और नर्स, इन तीनों का रिलेशन आपको बताना है। ओके हॉस्पिटल, पेशेंट और नर्स। अब देखो पेशेंट भी हॉस्पिटल में ही होता है, नर्स भी हॉस्पिटल में ही होती है, पर आपस में इनका नो का रिलेशन है। तो ये चीज हमें मिल रही है कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में। Which of the following diagram indicates the best relation between country नेपाल and India? ठीक है, कंट्री नेपाल एंड इंडिया। तो ये देख लीजिए एक बार, कंट्री नेपाल एंड इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया भी एक कंट्री है, नेपाल भी एक कंट्री है, और कंट्री यानी सबसे बाहर। ठीक है, और ये डायग्राम हमारा इंडिया और नेपाल का आपस में नो का रिलेशन, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। चलो इसका आंसर बताएंगे अब आप सब। तो देखो ट्रेन और बस में क्या रिलेशन है, ट्रैवलर्स जो है, ट्रेन और बस में ट्रैवलर्स जाते हैं, पर ट्रेन अलग है और बस अलग है, ट्रेन अलग है और बस अलग है ना। सम ट्रेवल्स ट्रेवल बाय ट्रेन एंड सम ट्रेवल्स ट्रेवल बाय बस। तो ये डायग्राम है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए नेक्स्ट। द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव विजिटेड 3 डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे नंबर है, ये कोडिंग नहीं है, ये नंबर है, ये काउंटिंग है। तो श्रीनगर, शिमला एंड गैंगटॉक, what is the number of the families visited at least 2 of the places out of Srinagar, Shimla and Gangtok? वो क्या कह रहे हैं, वो ऐसी कितनी फैमिलीज है जो कि कम से कम 2 जगह गई है, कम से कम 2 जगह गई है। तो देखो ये 9 है ओनली श्रीनगर, ये 21 ओनली गैंगटॉक, ये 14 ओनली शिमला, ये 22 जो है ये श्रीनगर एंड शिमला, ये 5 जो है ये शिमला और गैंगटॉक, ये 7 जो है वो गैंगटॉक और श्रीनगर, और ये 15 जो है ये तीनों जगह। और इसने बोला है एटलीस्ट, यानी कि आप जो है वो 22 को लोगे, प्लस 5 को लोगे, प्लस 7 को लोगे, प्लस 15 को लोगे, और इन सबको कर दोगे ऐड, क्योंकि ये वही नंबर ऑफ फैमिलीज है जो कम से कम 2 जगह गई है, 2 या 3। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 या फिर 3। तो एडअप करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 22 प्लस 5 करोगे तो आपका कितना आएगा, 27, प्लस 7 34, और 34 प्लस 15 करोगे तो 49। ओके तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 49। ओके सो दिस वाज योर लेक्चर राइट। सो आई होप आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, बट और सिंपल हो सकते हैं अगर आपको एक प्रॉपर अप्रोच पता हो और प्रॉपर तरीका पता हो क्वेश्चंस को एक्यूरेटली एंड फास्ट सॉल्व करने का। और जिन बच्चों ने आज की एक क्लास लगाई है, आई एम श्योर वो कभी भी लाइफ में वेन डायग्राम का क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, और nlti.clat पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज तन्वी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।